इसकी तमाम ज़्यादतियों का बदला लेना है। अगर इससे मुखातिब होने की कोशिश करे तो सख्त लफ्ज़ों की तीर चलाकर मेंटली टॉर्चर करना है। इसके घर वालों के साथ भी वो अभी तक अजनबियत भरा रवैया अपनाए हुई थी। बिल्कुल मेहमानों की तरह रह रही थी। अलबत्ता फ़ायज़ा सिकंदर इसके रूखे लाताल्लुक़ अंदाज़ को ख़ातर में लाए बिना इस पर ममता निछावर कर रही थी। सास की इस बहू के साथ इस कदर मोहब्बत और उल्फत देखकर अबीर और ज़ैन की बीवियाँ हसद का शिकार होने लगी थी। ज़ैन की बीवी की निस्बत अबीर की बीवी ज़्यादा हसद और रक़ाबत में मुब्तला हो गई थी। इसकी एक वजह तो फ़ातिमा के बेपनाह हुस्न और दूसरी वजह सास-ससुर का इस बहू की जानिब ज़्यादा झुकाव और इससे मिलने वाली अहमियत थी। तभी वो दबे-दबे अंदाज़ में फ़ातिमा की सादगी, इसके होलियों मज़बाना ड्रेसिंग पर तनक़ीद करने लगी थी। फ़ातिमा को 2-3 बार महसूस तो हुए इसके चंद कांटदार जुमले, मगर वो इग्नोर कर गई। शादी को 3 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर दोनों के दरमियान अजनबियत वैसी की वैसी थी। इस अजनबियत को बरकरार रखने में सारा अमल नकल फ़ातिमा का था, क्योंकि इसका तर्श और तंद रवैया देख कर वो बहुत कम इससे मुखातिब करता। मगर जब कभी खाने की टेबल पर इसके साथ बैठता तो घर वालों के सामने इसके साथ बेतकल्लुफ़ी का मुज़ाहिरा करता, हँसते मुस्कुराते बात करता, मोहब्बत भरे अंदाज़ में इसरार करके डिशेज़ पेश करता, इसकी प्लेट में खाना डालता गोया दोनों में बहुत प्यार हो। सबके सामने लगावट का मुज़ाहिरा करता, जबकि वो बुरी तरह जुज़्ज़ होते हुए इसके फ़िदा होने वाले नाज़ व अंदाज़ बर्दाश्त करती। अगरचे दोनों के बीच की स्टोरी सिर्फ सिकंदर अली खान, फ़ायज़ा सिकंदर और फ़ारिया को ही मालूम थी। फ़ायज़ा सिकंदर ने अपने दोनों छोटे बेटों से भी ये सब बातें छुपाई थी कि कहीं इनके बेटों के ज़रिए ये बातें इनकी बीवी को और फिर बीवी के थ्रू घर से बाहर ना निकल जाए। सबको यही कहा गया था कि आहिल और फ़ातिमा की मुलाकात किसी पार्टी में हुई, फिर दोस्ती और ऐन में शादी रचा ली दोनों ने। जैसा कि अमूमन शोबिज़ सितारों में होता है, किसी पार्टी में मुलाकात हुई, पहले दोस्ती, फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदलते ही और एंड में शादी कर लेते हैं। सो फिल्म स्टार आहिल खान और फ़ातिमा अब्दुर्रहमान की लव स्टोरी भी ऐसी ही थी। सुनो, मेरे साथ एक टीवी शो में चलोगी? इस रात वो जल्दी घर आ गया था। सोफे पर बैठते हुए जब वो अपने जूते उतार रहा था, तब इसने ये बात कही थी। मैगजीन पढ़ती फ़ातिमा ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। वो निहायत संजीदगी से इसकी तरफ देख रहा था। क्यों? मैं क्यों चलूँ किसी टीवी शो में? पल में ही इसकी पेशानी पर शक्लों का जाल उभरा था। खूबसूरत थे, नक़ूश तन से गए थे। आहिल ने ट्यूबलाइट्स की तेज़ रोशनी में इसका जगमगाता गसीला चेहरा देखा था। क्योंकि मैं एक फ़िल्म स्टार हूँ, इन टीवी शोज़ में अक्सर जाता रहता हूँ और हमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि ये शोज़ ही हमारी फ़िल्मों की प्रमोशन में काम आते हैं। अब तुम एक फ़िल्म स्टार की बीवी हो, मेरे साथ-साथ तुम्हारा भी इन्विटेशन आया है। चलना चाहो तो तुम्हारी मर्ज़ी है, वरना मेरी तरफ से कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं। वो आम से लहजे में बात ख़त्म करके अपनी जगह पर लेट गया था। ज़बरदस्ती तो अब आप किसी भी मामले में मेरे साथ नहीं कर सकते। एक शादी वाली ज़बरदस्ती को ही काफ़ी समझिए, लेकिन अब अगर किसी मामले में मेरी मर्ज़ी के खिलाफ मुझे मजबूर किया तो आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूँगी। वो फंकारी थी। आहिल हँस दिया। जहन्नुम का डर नहीं स्वीटहार्ट, क्योंकि जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई थी, मेरी ज़िंदगी तो उसी दिन ही जन्नत बन गई थी। अब तो सिर्फ़ कोशिश करूँगा, किस्मत आज़माऊँगा। मुझे यकीन है एक दिन हर लड़की की तरह तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। जिस दिन तुम्हारे इन खूबसूरत होठों से मेरे लिए मोहब्बत का इकरार होगा, वो दिन मेरे लिए फ़तह होगा। खैर फ़तह तो मैं तुम्हें कर चुका हूँ। देख लो, मेरी फ़िल्म के लिए इनकार किया, मेरी गर्लफ्रेंड बनने को भी राज़ी नहीं हुई। मेरा शादी का प्रपोज़ल रिजेक्ट किया, वो भी ये कहकर कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें होती हैं। मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की होंगी, मगर इतनी गुनहगार भी नहीं हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम जैसा मर्द आए। यही कहा था ना तुमने? आज देख लो, तुम्हें गर्लफ्रेंड भी बनाया, अपनी फ़िल्म में काम भी करवाया, बीवी भी बना लिया। इसके हसीन चेहरे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए इसने चिढ़ाया था। गहरी मगरूर आंखें बेतहाशा चमक थी, लबों पर इस तहज़िया मुस्कुराहट थी। वो बल खाकर रह गई। कब बनी मैं आपकी गर्लफ्रेंड? वसीले तेज़ लहजे में पूछा था। वो शॉर्ट पीरियड याद करो जब मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया था तुमने, मेरी मोहब्बत में मुब्तला हुई थी तुम। हम निकाह करने वाले थे, इकट्ठे निकाह की शॉपिंग करने गए थे। जानती हो उस वक़्त हमारे दरमियान क्या रिश्ता था? लबों पर शरारती मुस्कान लिए आहिल ने इसकी तरफ देखा जो इसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही रिश्ता था हमारे दरमियान, माय डियर वाइफ इन माय एक्स गर्लफ्रेंड। वो तपाने चुराने वाले अंदाज में बोला। फातिमा अब्दुर्रहमान के गसीले तासुरात इसे मज़ा दे रहे थे। इसे तपाकर वो हंस उठा रहा था। वो गुस्से से देख रही थी। इसकी पर्सनैलिटी हर सू छाई हुई थी। बला का एतमाद और आसूदगी थी इसके चेहरे पर। ये खुशफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। मैं कभी आपसे मोहब्बत करूंगी। बड़ा घमंड है अपनी दौलत, शोहरत और पर्सनैलिटी पर। आपको लगता है हर लड़की आप पर मरती है। मैं यकीन के साथ कहती हूँ, मेरी जैसी बहुत सी लड़कियां होंगी जो आप जैसे फिल्म स्टार को डिसलाइक करती होंगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर चीज़ हर किसी को पसंद आए। जिस तरह आपके बहुत सारे फैंस हैं, बिल्कुल इसी तरह आपको नापसंद करने वाले को भी खासी तादाद होगी। एक एक्टर हर लड़की का फेवरेट नहीं होता। आपकी तरह के इंडियन सुपरस्टार्स भी हैं ना, इनके भी लाखों करोड़ों फैंस हैं, मगर लोगों की एक बड़ी तादाद इन्हें नापसंद भी करते हैं। यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम मुझे नापसंद करती हो? इसने ऐसे मुस्कुराकर पूछा जैसे अपनी नहीं किसी और के मुतालिक पूछ रहा हो। ये बात आपको मेरा रवैया देखकर समझ नहीं आई क्या? फातिमा ने तंज़िया अंदाज में कहा। वो उठकर बैठ गया, लाइट ऑन करके इसकी तरफ देखने लगा।
तुम्हारे रवैये से तो लगता है तुम्हें मुझ पर सिर्फ गुस्सा है। नफरत नापसंदगी का गुस्सा से कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि गुस्सा तो कभी ना कभी उतर जाता है, जबकि नापसंदगी और नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। सो इसका मतलब है तुम मुझसे सिर्फ नाराज हो। खैर, देखना जल्द मना लूंगा तुम्हें, फिर ये दूरियां, ये फासले भी जल्द ही मिट जाएंगे। तुम मेरी बाहों में, मेरी पनाहों में होगी। गंभीर बारी लहजे में प्यार भरी अपनायत थी। फातिमा के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी छा गई। नो, माय फुट। खुद को तसल्लियां देते रहें। क्या समझते हैं आप, मैं आपकी इन घटिया थर्ड क्लास बातों को बर्दाश्त करती रहूंगी? हरगिज नहीं। कल मैं चली जाऊंगी अपने भाई के पास, और फिर वापस नहीं आऊंगी। दुनिया आपको सुपरस्टार होने के नाते चाहे जितनी भी अहमियत दे, लेकिन मेरे नज़दीक आपकी अहमियत रत्ती बराबर भी नहीं होगी। बाकी दुनिया के लिए होंगे आप हीरो, लेकिन मेरे नज़दीक आप जैसे नाचने गाने वाले हीरो नहीं, ज़ीरो होते हैं। असल हीरोज़ तो वो होते हैं जिन्होंने कोई तारीख कारनामा सरअंजाम दिया हो, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, सुल्तान महमूद गजनवी और इन जैसे ना जाने कितनी ही बहादुर इस्लाम के सिपह सलार थे, जिन्होंने दीन हक के लिए जंग लड़ी, फतेह गाजी करार पाए। वो सब हैं असली हीरोज़। चेहरे पर मेकअप थोप कर स्क्रीन पर नाचने गाने, झूठ मूठ की लड़ाई में फतह हासिल करने वाले अदाकारों को ना जाने क्यों ये बेवकूफ़ दुनिया वाले हीरो करार देते हैं। हालांकि ऐसे लोगों को हीरोज़ के बजाय नौटंकी या मरासी का नाम देना चाहिए। अंदाज में तमस्खुर था, एक-एक लफ्ज़ ज़हन में डूबा हुआ था, कारदार तर्ज आंखों में हक़ारत का अनसर नुमाया था। वो जो इसके इस तारीखी लेक्चर में आंखें फाड़े से देख रहा था, इसकी बात खत्म होने पर इसका फलक शफ़ाफ़ क्या कहा बुलंद हुआ। माय गॉड! तुम्हें तो किसी यूनिवर्सिटी की लेक्चरर होना चाहिए था। बड़ा ही खूबसूरत लेक्चर देती हो। वो मुसलसल हंस रहा था, इसकी हंसी फातिमा का मजाक उड़ा रही थी। फातिमा के चेहरे पर खजालत भरी सुर्खी छा गई। वो इंतहाई नागवारी से इसे हंसता देखकर दिल ही दिल में कोसने लगी। जहर लग रही थी फातिमा को इसकी हंसी, मगर वो चाहकर भी इसे चुप नहीं करवा सकती थी। कुछ देर हंसने के बाद फिर बोला, वैसे तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है यार, मगर हम फिल्मी हीरोज हैं, आवाम को पर्दे पर एंटरटेन करते हैं, जबकि वो तारीखी हीरोज थे। हम इनका मुकाबला थोड़ी कर रहे हैं। तुम अपने नन्हे से दिमाग पर इतना बोझ मत डाला करो। अपना सारा बोझ मुझे दे दो मेरी जान। बोझ समेत तुम्हें भी बहुत अच्छे से संभाल लूंगा। वो इसे छेड़ने से बाज नहीं आया था, जबकि वो इंतहाई गुस्से से चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेर गई थी और साथ ही लब भी सख्ती से भेज गई, मुबादा मुंह से कोई सख्त सुस्त ना निकल जाए। वैसे ही जो तुम कह रही हो कि कल भाई के घर चली जाओगी, तो ठीक है, ज़रूर जाओ, मैं तुम्हें कभी जाने से रोकूंगा नहीं, मगर ये बात अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि तुम कभी अपनी मर्जी से मेरी ज़िंदगी से निकल सकती हो। तुम्हारी ज़िंदगी का दायरा मेरे और मेरे घर के इर्द गिर्द ही घूमेगा। तुम चाह कर भी कभी इस दायरे से नहीं निकल सकोगी। इसके चेहरे पर नजरें जमाए संजीदगी से बोला। फातिमा को कोई जवाब ना सूझा। वो कुछ देर ठीक ही नजरों से इसके वजही चेहरे को घूरती रही, जिस पर इसने जलाने के लिए दिलकश मुस्कुराहट सजी थी। खैर, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ डियर, अभी तुम मेंटली अपसेट हो, मुझ पे गुस्सा हो, तुम्हें खुद भी एहसास नहीं अपने एटीट्यूड का, अपने अल्फाज का। मैंने माइंड नहीं किया और कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जिसको मैं दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। लड़कियां मुझ पर मरती हैं, मेरी एक झलक देखने, मेरे साथ सेल्फी लेने को तरसती हैं, लेकिन तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती, मुझे अहमियत नहीं देती। इसके बावजूद मुझे तुम पर गुस्सा नहीं आता। मैं तुम पर नाराज नहीं होता, जानती हूँ क्यों? वो एक पल को रुका, वो खामोश रही। क्योंकि मेरे लिए तसल्ली ही काफ़ी होती है कि तुम मेरी हो चुकी हो, मेरी दस्तरस में हो। जब मैं बाहर जाता हूँ तो ये एहसास ही मुझे मुतमईन रखता है कि तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से मौजूद हो। अपने 2 नंबर जज्बे मुझ पर लौटाकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करें। वो तरश लहजे में बोली। जज्बे तो क्या, तुम पर जान जान लुटाने को भी तैयार हूँ स्वीटहार्ट, बस तुम मान जाओ। लहजा वारफ्तगी भरा था, हसीन आंखों में नाचती शरारत लम्हे भर को इसे कंफ्यूज कर गई थी। यकदम इसने निगाह चुराकर लब भेज लिए। इसे कंफ्यूज पाकर वो मुस्कुरा उठा। बोलो, अगर मैं मनाना चाहूँ तो मानोगी? वो शौक़ी से पूछ रहा था। इतनी देर में वो खुद को कंपोज कर चुकी थी। आपकी इन फजूल बातों का मुझ पर कतई असर नहीं होने वाला। मेरे अंदर के सारे ख्वाब, सारे जज्बे खत्म हो चुके थे। मेरे सीने में लगी हुई आग में जल चुके हैं, राख हो चुका है सब। मुझसे तवक्कुआत वाबस्ता मत करें, आपको मायूसी ही होगी, क्योंकि आपकी किसी बात का भी मुझ पर कोई असर नहीं होगा। इसकी आवाज़ सर्द और स्पॉट थी, लहजा हतमिया था। दुनिया उम्मीद के सहारे ही कायम है, उम्मीदों को कभी मरने नहीं देना चाहिए, वरना जीने का मकसद खत्म हो जाता है। तुम चाहे जितनी नफरत, बेजारी का इजहार कर लो, मुझ पर भी तुम्हारी किसी बात का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत तुम्हारी नफरत, नापसंदगी और बेजारी देखकर घुटेगी नहीं, बल्कि मजीद बढ़ेगी। तुम दिन ब दिन मेरे लिए अहम से अहम तर होती जा रही हो। सोफे और बेड के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। जज्बों से चूर लहजे में कहता वो बहुत गहरी नजरों से इसे देख रहा था। वो हैरानगी और नागवारी की मिली जुली कैफियत में मुब्तला इसे देखने लगी। कितनी बार कहूँ, फिल्मी डायलॉग्स मेरे सामने मत मारा करें। ये सारी उम्मीदें जो मुझसे लगाए बैठे हैं, इंशाल्लाह खाक में मिल जाएंगी। एक तेज नजर इस पर डालकर गोद में रखी मैगजीन देखने लगी। मैं अपनी उम्मीदों को कभी खाक में नहीं मिलने दूंगा।
وہ मुस्कुराया, इसका लहजा पुरुमीद था, मुतबस्सम था, इसके जज्बे इसके अंदर तलातुम बर्पा कर रहे थे। जज्बों की ज़बान नहीं होती, ये सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, मगर सामने बैठी खटोल लड़की के चेहरे पर ऐसे किसी जज्बे का असर नहीं आता था। फातिमा ने यूं नहीं इसकी तरफ नज़र उठाई तो दिल धक से रह गया। वो निहायत सुकून के आलम में यकटक इसकी तरफ देख रहा था। इसकी निगाहों के जमूद ने इसे जज्बस कर दिया था। वो अजीब सी कैफियत का शिकार होती नजर फेर गई थी। आहिल खाइन की आंखों में सच्चाई थी, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यानी मोहब्बत, मगर वो लफ्ज़ों के इस जाल में फंसने को हरगिज राजी ना थी। इसकी नज़रों में ये शख्स एक्टर था, बहुत बड़ा ड्रामेबाज, अपनी वजाहत और खूबसूरत लफ्ज़ों के सहर में जकड़ने वाला इंसान, जिसके लिए औरत सिर्फ छूने की हद तक कशिश रखती थी। फिर वो कैसे इस ड्रामेबाज की बातों में आ जाती, जिसका प्रोफेशन ही इस रोमांटिक डायलॉग्स बोलकर पैसे कमाना था। फिर इसके इन डायलॉग्स को वो सच कैसे मान लेती? अगर मान भी ले तो भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये शख्स उसके दिल से उतर चुका था, अपना एतबार हो चुका था। जज्बात की सरकशी से बेकाबू होते दिल को इसने बमुश्किल संभाला था। फिर बरक़ रफ्तार से उठकर खड़ा होता, चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल तक गया और ब्रश उठाकर बालों में ब्रश करने लगा। बालों से फारिग होकर इसने परफ्यूम खुद पर फराख दिली से स्प्रे करके और ग्लास वॉल से भारी रेशमी पर्दा हटाकर खड़ा हो गया। ओह नो! वो मैगज़ीन साइड टेबल पर बटाकर सोने के लिए लेट गई। बकवास कर रहा है, मैं लानत भेजती हूँ इस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले नापाक हराम रिश्ते पर। आया बड़ा, मुझे शो में ले जाने वाला। आग न लगा दूँ उसके शो को। वो दिल ही दिल में बुरी तरह खौल रही थी। इसने खुद से पक्का अहद कर लिया था, अगर करना पड़ा तो समझौता कर लेगी, मगर मोहब्बत करके इसे खुशफहमी में मुब्तला हरगिज़ न होने नहीं देगी। अच्छा, फिल्म देखोगी मेरे साथ? इसकी मुस्कुराती आवाज़ फातिमा की समाअतों में पहुंची थी। फातिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ देर शायद इसके बोलने का मुंतज़िर रहा, फिर कहने लगा, सिर्फ मेरी फिल्म नहीं है, तुम्हारी भी है, बल्कि हम दोनों की कुछ रोमांटिक क्लिप्स हैं। फिल्म तो सारी ज़ाया कर दी थी मैंने, मगर कुछ रोमांटिक क्लिप्स सेव कर लिए थे। देखना है तो बताओ। वो फिर भी चुप रही। ज़लील कमीना, कितनी बड़ी गलती हुई थी मुझसे फिल्म में काम करके। वो दिल ही दिल में पछताने लगी। यकीनन तुम दिल ही दिल में मुझे गालियाँ दे रही होगी। खैर, इन क्लिप्स को देखकर ही मैं खुश होता रहता हूँ, अपना दिल बहलाता रहता हूँ कि हकीकत में ना सही, फिल्म के बहाने तो थोड़ा रोमांस किया। वो हंसा था। इसके गाली वाले दुरुस्त अंदाज पर ज़रा हैरानी हुई थी इसे। वो इसकी तरफ पीठ किए लेटी थी, मगर इसकी मनम हंसी की आवाज़ सुनाई दी थी। ग्लास वॉल पर पर्दा बराबर करते हुए अपनी जगह यानी सोफे पर आ चुका था और अपना मोबाइल हाथ में लिए इससे मूवी की ऑफर कर रहा था। वो मुसलसल खौलते हुए इसे बेसुकून करने के तरीके सोच रही थी। इस तरह के तानों बानों में उलझते काफ़ी देर गुजर गई। वो लाइट ऑफ और नाइट बल्ब ऑन कर चुका था। मज़ीद इसने कोई बात नहीं की थी। इसकी तरफ पीठ के उस ज़ेर लब इसी तरह से इसे बुरा भला कहने में बिज़ी थी, जब ये ख़्याल इसके दिमाग में कोंदे की तरह लपका था और वो इसे पुकार बैठी थी, जो अब खामोशी के साथ अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। सुने, किस किस्म का शो होगा? मेरा मतलब है, कोई इंटरव्यू किया जाएगा हमारा? झिझकते हुए पूछा। मोबाइल यूज़ करते आहिल को झटका लगा। इसका सवाल और सबसे बढ़कर इसकी बदली हुई टोन इसे हैरान कर गई। हाँ, ऐसा ही समझो। कुछ मज़ाहिया सवालात होते हैं, कुछ सीरियस होते हैं, हंसी मजाक भी चलता है, कुछ सेगमेंट्स भी होते हैं। डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट वही समझा देते हैं, और जो सवालात करता है होस्ट वो भी ज़्यादातर पहले ही बता दे जाते हैं, ताकि हम जो जवाब पहले ही जहन में सोच लें। बस कुछ इस तरह के फॉर्मेट्स होते हैं तकरीबन ऑल शोज़ के। एक पल के लिए जो हैरानी आई थी चेहरे पर, वो मादूम हो गई थी। वजाहत से जवाब दिया, ठीक है, मैं चलूंगी। इसके अचानक हामी भरने पर वो हैरान रह गया था। फातिमा ने मजीद कोई बात किए बिना सर तक कंबल तान लिया था। देखना, ऐसा इंटरव्यू दूंगी कि दोबारा कभी किसी शो में मुझे चलने का नहीं कहोगे मिस्टर हीरो। दिल ही दिल में मंसूबे बनाती वो इस तरह से हंसी हंस रही थी, जबकि दूसरी तरफ वो इसकी सोचों से बेखबर इसके मान जाने पर खुशी और हैरानी की कैफियत से दो चार हो रहा था। पैरों को छूते सियाह रेशमी फ्रॉक में मलबूस, जिसके गले और दामन पर सफ़ेद नग लगे हुए थे, सियाह दुपट्टा कंधों पर फैलाए वो आईने में अपना जायजा ले रही थी। मुखड़े पर भी नफासत से लाइट मेकअप किया गया था। सियाह लिबास में इसकी दूधिया शफाफ रौनक इस कदर निगाहों को खैर कर रही थी कि ड्रेसिंग रूम से बाहर आते आहिल को अपनी निगाहों पर काबू पाना मुश्किल हो गया। इस सादगी में भी वो इंतहाई नौखेज़, चार्मिंग और अपनी उम्र से काफ़ी कम लग रही थी। सियाह रंग इस पर इस कदर जच रहा था कि इसे नहीं लग रहा था कि आज तक ये कलर किसी और लड़की पर इसने इस कदर जचता हुआ देखा हो। पलकों की कमीज़र झालरें उठाती गिरती वो इसके दिल पर बिजलियाँ गिरा रही थी। फातिमा की नज़र इस पर अभी तक नहीं पड़ी थी। वो वह पिनों की मदद से सर पर ब्लैक कलर का रेशमी स्टॉलर सेट कर रही थी। इस स्टॉलर पर भी कहीं कहीं सफ़ेद नग लगे हुए थे। स्टॉलर सेट करके जो नहीं वो अपना मुकम्मल जायजा लेने को पीछे हटी, नज़र सीधी आईने में नजर आते इसके अक्स पर पड़ी। वो ठिठक गई। ठिठका तो वो भी था, मगर इसके सर पे स्कार्फ देखकर। ये स्कार्फ लेना ज़रूरी है क्या? इसके करीब आकर ड्रेसिंग टेबल पर रखकर परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे करते हुए बज़ाहिर आम से अंदाज से बोला, आपको एतराज़ है मेरे स्कार्फ पर? तो फिर मैं जाती ही नहीं। इसके माथे पर फौरन बल नमूदार हुए थे। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसके तेवरों से खाइफ सा हुआ था मुबादल सच में कहीं जाने से इनकार ही न कर दे। इसे नज़रों के हिसार में लिए वो इसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया था और आहिस्ता से गुनगुनाते हुए बाल बनाने लगा।
राइट साइड वाली सेफ्टी पिन जरा सही नहीं लग रही थी। वो इसे दोबारा से सेट करने लगी। बाहर जाते वक्त वो ज़्यादातर सर पर दुपट्टा लेती थी। स्टॉलर कभी कभार ले लिया करती थी, मगर जब भी लेना पड़ता तो सेट करने में खासा टाइम लग जाता था। अभी भी वो तनकीदी निगाहों से जायजा लेती, बार बार पिने लगातार उतार रही थी। कभी राइट साइड से ढीला लगता, कभी लेफ्ट से, कभी ऊपर वाली लेयर्स ठीक नहीं लगती थी। इसे स्टॉलर के साथ उलझता देखकर वो ऑफर करने लगा, मैं हेल्प करूं? फातिमा ने आईने में नजरें उठाई, हाथ में हेयर ब्रश पकड़े वो सवालिया निगाहों से इसी की तरफ ही देख रहा था। नो थैंक्स, वो रुखाई से कहकर अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। ड्रेसिंग मिरर इतना कुशादा था, वो आराम से एक साथ खड़े यूज कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके 5वीं मरतबा स्टॉलर ठीक करने के बाद कहीं मुतमईन हुई। वो भी अभी तक बालों को सेट करने में मसरूफ था। तैयार होने में तो ये भी मेरी तरह ही लेजी है। दिल ही दिल में सोचते हुए कुनक्यों से इसका जायजा लेने लगी। ब्लैक कलर के वेस्ट कोट सूट में वो हमेशा की तरह वजीह खूबरू दिखाई दे रहा था। इनकी जोड़ी इस कदर जच रही थी कि वो दिल ही दिल में ये एतराफ़ किए बिना ना रह सकी। इर्तिज़ा हसन, मेजर नुमान और अली मेहदी के साथ भी इसकी जोड़ी इस कदर हसीन और मुकम्मल ना लगती जिस कदर इस शख्स के साथ लग रही थी। इर्तिज़ा हसन और मेजर नुमान पुरकशिश मर्द थे, अच्छी पर्सनैलिटी रखते थे, मगर आहिल खान ना सिर्फ पुरकशिश था, अच्छी पर्सनैलिटी रखता था, बल्कि एक हसीन मर्द था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, रोशन आंखें जिनमें खुद सरी और गुरूर की चमक नजर आती थी। इसकी पर्सनैलिटी इतनी सहर अंगेज और ज़बरदस्त थी कि सनम मुखालिफ को किसी मकनातेज की तरफ अपनी तरफ खींचती ही थी। मर्दों की भी बड़ी तादाद इसकी क्रेजी फैन थे। लड़के इसके स्टाइल कॉपी करते, चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल हो, हेयर स्टाइल हो या बोलने का स्टाइल। इसकी फिल्मों के डायलॉग्स कॉपी करते। आज 20 साल पहले फिल्म दिल से दिल तक में इसने लंबे बालों का एक हेयर स्टाइल अपनाया था। लंबे बाल इस हेयर स्टाइल का ट्रेंड बहुत अरसे तक नौजवान में चला था। दुनिया अगर इस पर फिदा थी तो वो बिल्कुल इस काबिल था कि इस पर फिदा हुआ जाता, इसकी तमन्ना की जाती। रह गया अली मेहदी, तो इसकी तो बात ही कुछ अलग थी। बना बनाया अंग्रेज था वो। ब्राउन बाल, ब्राउन मूछें, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, ऐसा यूनिक किस्म का हुस्न था इसका जिसमें कशिश फेल नहीं होती थी। वो इसे मजबूरी में कबूल कर रही थी। पर न सिर्फ मूछें, और वो भी भूरे रंग की मूछें वाले मर्द इसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। इन्हीं ख्यालों में गुम और चौकी इस वक्त थी जब इसके बेहद नज़दीक आ जाने की वजह से इसकी ड्रेस से फूटती मदहोश कुन महक इसे अपने हिसार में लेने लगी। इससे पहले कि वो घबरा कर दूर हटती, वो इसके दोनों शानों पर हाथ रखकर इसे रोक चुका था। प्लीज़ इतना तो हक तस्लीम कर लो मेरा। इसे मना करने के लिए मुंह खोलता देखकर इसने काफ़ी मुल्तजी अंदाज में कहा। जवाबन वो चाहकर भी इसके हाथ ना झटक पाई, ना इसे मना कर पाई जब इसने सेल फोन जेब से निकाला और कहा कि वो इसके साथ सेल्फी लेना चाहता है। चुपचाप मान गई वो, हाँ अलबत्ता इसके कहने के बावजूद फोटो बनाने के लिए इसने स्माइल नहीं दी। तुम पर हर कलर इतना सूट करता है कि मैं ये सोचकर कंफ्यूज हो जाता हूँ तुम पर कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों हाथ मरूज इसके कंधों पर रखे वो चाहत से मखमूल लहजे में कह रहा था। वो कंफ्यूज होकर पीछे हटने लगी थी, मगर इसने हटने नहीं दिया और नरमी से इसके चेहरे पर उंगलियां फेरते हुए कहने लगा, औरत चाहे जितनी भी नाराज हो, गुस्से में हो, मर्द मर्द की इस तरह की वालिहाना हरकतों पर कंफ्यूज जरूर हो जाती है। इस समय वो भी बुरी तरह पजल हो रही थी। शो से 12 बजे खत्म होगा, इसके बाद मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है जो कि यकीनन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। कैसा सरप्राइज़? वो इसके दोनों हाथ अपने शानों पर से हटाती दूर हो गई। बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा यार। वो टेबल पर रखी अपनी रिस्ट वॉच पहनने लगा। फिर जब रात 10 बजे वो उसके साथ शो के सेट पर पहुंची तो वहां बैठी आवाम तो जैसे पागल हो गई थी इतने बड़े स्टार को सामने देखकर। लोग अपनी रिश्तों पर खड़े होकर देर तक ताली बजा रहे थे। शो में पूछे शो में पूछे जाने वाले ज्यादातर सवालात इन्हें शो शुरू होने से पहले ही बता दिए गए थे, जिनके जवाबात आहिल इसे समझा देते और इसे समझने में यूं ताबेदारी का मुजाहिरा किया था कि वो मुतमईन सा हो गया था। इसके वहम और गुमान भी नहीं था कि वो इसे पूरी दुनिया के सामने जलील करवाने की नीयत से आई है इस शो में, वरना वो इसे कभी न लाता। जब तालियों का तूफान थमा, लोग अपने रिश्तों पर बैठे तो शो का बाकायदा हुआ। सर, आपने बहुत सारी फ़िल्मों में रोमांटिक सीन किए हैं, जैसा कि हीरोइन्स के साथ किसिंग वगैरह वाले सीन, तो मैम जब आपकी कोई फ़िल्म देखती हैं, तो ऐसे सीन देखकर इन्हें गुस्सा तो आता होगा। चंद सेकंड सोचने के बाद मदम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं मैं ऑन स्क्रीन इतने किसिंग सीन तो नहीं किए। और अभी वो मज़ीद भी कुछ बोलता जब साथ बैठी फातिमा ने तेज़ी से इसकी बात काटी थी। ऑफ स्क्रीन जो इतने कर लिए, ऑन स्क्रीन ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो इसके अल्फाज और अंदाज पर शशदर रह गया। अगर ये बात वो मुस्कुराकर हल्के-फुल्के लहजे में कहती तो वो यकीनन मज़ाक समझता, मगर उसने अच्छी तरह महसूस किया था इसके लहजे में मज़ाक का शाइबा तक नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ़ तंज़ और हक़ारत थी। एंकर समेत ऑडियंस की जानिब से ज़ोरदार क़हक़हे बुलंद हुए। वो अंदर तक खुजालत महसूस करके रह गया। मगर मगर ऑन एयर शो चल रहा था, दुनिया के सामने अपना भरम तो कायम रखना था, सो ऐसे मुस्कुराए जैसे बाकी सब की तरह इसने भी इस बात को मज़ाक समझकर एंजॉय किया।
फातिमा के चेहरे पर कांटदार मुस्कुराहट थी, लहजे में जो तंज और तनफ़ुर था, सिर्फ वही समझ सकता था कि इसने ये बात मज़ाक में तो हरगिज़ नहीं कही थी। हंसी का तूफान थमा तो होस्ट ने नेक्स्ट सवाल इससे किया। मैम, आपकी सर से पहली दफ़ा मुलाकात कहाँ पर हुई थी और कितनी मुलाकातों के बाद आपने अपने दिल में इनके लिए खास फीलिंग्स महसूस की थी या फिर पहली नज़र में ही आप इन्हें दिल में दे बैठी थी? होस्ट ने मुस्कुराते हुए पूछा था। इस सवाल का जवाब आहिल इसे पहले ही समझा चुका था। इसके इसके ख्वाब और ख्याल में भी नहीं था कि समझाए गए जवाब के बजाय वो अपनी मर्जी का जवाब देगी। होस्ट समेत वहां बैठे सबकी नजरें इस पर जमी हुई थी। इसने खासी संजीदगी से कहना शुरू किया। हमारी पहली मुलाकात मेरी यूनिवर्सिटी में हुई थी। आहिर खान का दिल उछल कर हलक में आया। वो इसे समझा चुका था कि इसने शो में बोलना है। इनकी मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। फिर वहीं से इनके दरमियान फ्रेंडशिप हुई जो मोहब्बत में बदल गई और फिर उन्होंने शादी कर ली। मगर फातिमा अब्दुर्रहमान इसकी समझाई गई तमाम बातों पर तीन हुर्फ फेंचते हुए सच बोल रही थी। अच्छा, फिर वहीं से दोस्ती हुई आपके दरमियान और आप इनकी फैन तो नहीं थी? होस्ट ने दिलचस्पी से पूछा। नहीं, फिल्मी एक्ट्रेस मुझे हमेशा से नापसंद रहे। हमारी यूनि में ये अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे। मेरी फ्रेंड्स इनकी फैन्स थी। वो ज़बरदस्ती मुझे इस जगह ले गई जहाँ ये शूटिंग कर रहे थे। वहीं इनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी। इसकी ये हाथ धोकर बल्कि नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गए। साथ बैठे आहिल का दिल चाहा इसके मुंह पे हाथ रख दे या जादू की छड़ी घुमाकर इसे शोर से ही गायब कर दे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? होस्ट ने बेसब्री से पूछा। ऑडियंस भी दिलचस्पी से हम तनगोश थे। फिर मुझे अपनी फिल्म ऑफर की जो मैंने रिजेक्ट कर दी, तो फ्रेंडशिप ऑफर की मैंने वो भी रिजेक्ट कर दी। फिर इसके बाद शादी के लिए मिन्नतें करने लगे तो मुझे तरस आ गया और मैं मान गई। वो तंजिया मुस्कुराई। सर, मैम की बात बिल्कुल सही है क्या? होस्ट ने हैरत भरे लहजे में इससे इस्तफार किया। वो अस्बात में सर हिलाकर जबरदस्ती मुस्कुराया। अब ऑन एयर ये तो नहीं कह सकता था कि इसकी बीवी झूठ बोल रही है और झूठ था भी नहीं। वो अच्छी तरह जानता था मेरी वाइफ मजाक कर रही है। ये बात भी वो इस डर से नहीं कह सका कि कहीं वो आगे से ये ना कह दे कि वो मजाक नहीं कर रही है। इसने जो कहा वो सच है। अच्छा मैम, आहिल सर की तो नहीं मगर किसी और एक्टर की फैन है आप या फिर कोई और ऐसी शख्सियत जो आपको पसंद हो? नहीं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ शोबिज़ की फ़ील्ड मुझे हमेशा से नापसंद रही है। सो किसी एक्टर एक्ट्रेस की तो मैं फ़ैन नहीं। हाँ, एक ऐसी शख्सियत ज़रूर है जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और वो है रजब तैयब उर्दगान। चलो हमारी ना सही किसी की तो फ़ैन है। वो हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहता मुस्कुराया था। ऑडियंस में जो-जो भी आहिल खान के क्रेज़ी फ़ैन्स हैं, वो एक-एक करके इनसे और मैम से सवाल कर सकते हैं। होस्ट अरसल कुरैशी ने जैसे ही कहा जीन्स शर्ट में मलबूस एक लड़की ने फ़ौरन हाथ ऊपर किया कि पहले इसे मौका दिया जाए। होस्ट के कहने पर माइक इस तक पहुँचाया गया। सब इस लड़की की तरफ मुतवज्जह थे। इसने माइक पर कहना स्टार्ट किया। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम मदिया है। 3 साल पहले मैंने पहली बार आहिल सर की फिल्म दर्द दिल देखी थी। इसके बाद से मैं इनकी बहुत ही क्रेजी फैन हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इनको रियल में देखने की जो आज पूरी हो गई है। वो लड़की बहुत ही एक्साइटेड लग रही थी। आहिल खान मदम सी मुस्कुराहट लिए इसकी तरफ मुतवज्जा था। फातिमा बड़े गौर से इस लड़की की तरफ देख रही थी। अपने फेवरेट एक्टर को सामने पाकर इसकी आंखों से बेपनाह खुशी झलक रही थी। तो मदिया, फिर क्या सवाल करना चाहेगी आप आहिल खान से? होस्ट असल कुरैशी ने इस लड़की से पूछा। मेरा सवाल आहिर सर से नहीं, इनकी मिसेज से है। मैम, आपके हस्बैंड एक सुपरस्टार है। लाखों लड़कियां इन्हें पसंद करती हैं, इन पर मरती हैं, मेरे समेत। अभी इसने इतना ही कहा था कि जब ऑडियंस की तरफ से कह बुलंद हुए, वो सब भी मुस्कुराए सिवाय फातिमा के, जो बहुत संजीदगी से इस लड़की की तरफ मुतवज्जा थी। ऑडियंस को हंसता देखकर वो चंद पल के लिए वो लड़की नर्वस हुई, फिर दोबारा एतमाद से कहने लगी। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको सर के साथ शादी करके कैसा फील हो रहा है, यानी इतने बड़े सुपरस्टार के साथ? लड़की ने सादगी से सवाल किया था। ऑडियंस एक बार फिर हंस रही थी, मगर अब वो लड़की खुद भी स्माइल करती इसके जवाब की मुंतजिर थी। ऑडियंस किस किस्म के सवालात कर सकती है भी इसे बताया गया था। वैसे ही फील हो रहा है जैसा किसी भी शख्स के साथ शादी करके फील हो सकता है। इनमें क्या अनोखी बात है? सुपरस्टार भी आम इंसान ही होता है, कोई आसमान से नहीं उतरा होता। यहाँ भी लोग होते हैं जो इनको किसी और सैयारे के मखलूक समझते हैं। तारीफें कर करके इन लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं, इनको गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला कर देते हैं। हालांकि ये कोई अनोखी मखलूक नहीं होते, हम ही जैसे आम इंसान होते हैं। मैं आपको एक नसीहत करना चाहूँगी, इन फ़िल्म स्टार से इम्प्रेस होना छोड़ दें। इन फ़िल्मी एक्ट्रेस को इन फ़िल्मी एक्ट्रेस ने खुद को पॉलिश किया होता है। पर्दे पर जो दिखाते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ाहिर चमक-दमक होती है, वरना हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मेरी शादी किसी फ़िल्म स्टार से हुई। अपनी बात कहकर इसने लापरवाही से कंधे उचकाए। ऑडियंस को साँप सूख गया। शो का होस्ट तक कुछ बोल नहीं सका। और आहिल खान, इसे तो ऐसा लगा जैसे इसकी बीवी ने बीच चौराहे पर इसे बरहना कर दिया हो। फातिमा ने मुस्कुराते हुए मज़ा लेने वाली निगाहों से इसे घमंडी चर्ब ज़बान लफ्ज़ों से खेलने वाले शख्स की तरफ देखा, जो यकीनन अपनी बेइज्जती पर दिल ही दिल में तिलमिला रहा था। हकीकत में वाक़ई इसके दिल और दिमाग में चक्कर चलने लगे थे, मगर इसने चेहरे के तासुरात कमाल महारत से बिल्कुल नॉर्मल रखे और मुस्कुराहट लबों पर सजाकर कहने लगा।
एग्जैक्टली आई एग्री माई वाइफ। एक सुपरस्टार भी आम इंसान ही होता है, ये तो आप लोग इसे खास बना देते हैं। वैसे तो कोई भी इंसान खास या आम नहीं होता, क्योंकि खुदा ने सबको बराबर करार दिया है। सो हम भी आपके जैसे ही होते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का प्यार है जो हमें इतनी अहमियत इज्जत कदर देते हैं। आपका यही प्यार और मोहब्बत और हौसला अफजाई ही तो एक एक्टर को सुपरस्टार बनाती है। आप लोगों के बिना तो एक स्टार कुछ भी नहीं होता। वो बड़ी महारत और सलीके से बात को घुमा फिरा कर करने की कोशिश कर रहा था। इसे बात संभालने की कोशिश करते देखकर एक खफीफ सी मुस्कुराहट फातिमा के होठों पर रेंग गई। इसकी ऑन एयर तस्लील करने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लाखों करोड़ों लोग ने टीवी पर लाइव शो देख रहे थे। यकीनन ये इंटरव्यू सुर्खियों में आने वाला था, इसलिए वो फातिमा की कही गई तल्ख बातों को इस अंदाज में कवर कर रहा था। जरूर बनी कि मगर वो मामले को इस तरह से कवर करना चाहता था कि मीडिया ज्यादा ना उछाल सके, किसी को ऐसा फील ना हो कि इनके बीच हालात ठीक नहीं। इसकी बीवी ने ये सब गुस्से से कहा। इसे बात संभालने की कोशिश करते देखकर एक खफीफ सी मुस्कुराहट फातिमा के होठों पर रेंग गई थी। 12 बजे तक शो चलता रहा। फातिमा से जितने भी सवाल किए गए, इसने हर मुमकिन हद तक इसकी तस्लील करने वाले जवाब दिए, जबकि वो सवाए सब्र के साथ सुनने की कुछ ना कर सका। इसे जितना मुमकिन हो सका इसकी तल्ख बातों को शीरी लुबादों में लपेट के पेश करने की कोशिश करता रहा, मगर इसे आने वाली सूरत हाल का अंदाजा हो गया था। जब शो के बाद लोग इसकी बातों पर गौर करेंगे, कड़ी सी कड़ी मिलेगी, तो तब लोगों के लिए समझना मुश्किल नहीं होगा कि 1.5 साल पहले जिस बापर्दा लड़की ने एक टीवी चैनल पर आकर आहिर खान के खिलाफ बयान दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि इसी की बीवी फातिमा अब्दुर्रहमान खान थी। वो ज़ाहिरी तौर पर खुद को पुरसुकून और नॉर्मल शो कर रहा था, ताहम मेंटली तौर पर वो शदीद एज़तराब का शिकार था। इनके लिए शो इंतज़ामिया की जानिब से एक पुरतकल्लुफ़ डिनर एहतमाम भी था। फिर शो ख़त्म होने के बाद जब वो इसके साथ चलती हुई पार्किंग में मौजूद गाड़ी तक आई, तो अपने किए पर खुश होने के बजाय इसे मलाल ने आन घेरा। एक बड़े स्टार की पब्लिक के सामने तस्लीर कोई मामूली बात नहीं थी। कुछ पापाराज़ी भी बाहर खड़े थे जो इन्हें देखते ही फोटो के लिए शोर मचाने लगे, मगर आहिल ने इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इससे पहले जब भी वो बाहर निकलता और मीडिया वाले इसको देखकर फोटो के लिए आवाज़ें लगाते, शोर मचाते, तो वो लाजमी चंद मिनट इनके लिए रुकता, अपना फ़ोटो खींचने देता, इनकी तरफ हाथ मिलाता, स्माइल पास करता, मगर इस वक़्त इनको मुकम्मल नज़रअंदाज करता वो अपनी बॉडीगार्ड्स के सामने गाड़ी में जा बैठा। इसकी तरफ से अफ़सोस में मुब्तला होने के बावजूद फ़ातिमा के लिए उसने खुद दरवाज़ा खोला था। 2 गार्ड्स बैक सीट पर बैठे थे, जबकि बाकी दूसरी गाड़ी में आ रहे थे। ड्राइवर के बजाय ड्राइविंग सीट इसने खुद सँभाल ली थी। रास्ते में फ़ातिमा ने कई बार चोर निगाहों से उसकी तरफ देखा। इंतहाई सर्द और स्पॉट चेहरा, बेतासुर आँखें लिए, लब भेजे वो काफ़ी रश ड्राइविंग कर रहा था। फातिमा से इसने कोई बात नहीं की थी। इसे घर के गेट पर उतार कर गाड़ी वापस मोड़ कर ले गया। वो अजीब सी कैफियत के शिकार होती अंदर आई, अपने कमरे में वो स्कार्फ उतार रही थी जब इसके सेल पर हुनैन की कॉल आने लगी। रात के 12:45 हो रहे थे। मुझे लगता है तुम्हारे होश आवास अपने ठिकाने पर नहीं है। जैसे ही इसने कॉल रिसीव की, हुनैन ने इसे आड़े हाथों लिया। क्यों, मैंने क्या कर दिया? एक हाथ से सेफ्टी पिन निकालते हुए इसने अनजान बनकर पूछा। ज्यादा मासूम मत बनो। अरसल कुरैशी का सारा शो देखा है मैंने। किस कदर गलत किया है तुमने यार। क्या ज़रूरत थी ऐसी बातें करने की? हुरैन के लहजे में खासा अफसोस था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बिलावजह की झूठ मुझसे नहीं बोले जाते। जो मेरे महसूसात हैं वही बयान किए। इसने लहजे को लापरवाह जाहिर किया। तुम समझती क्यों नहीं? अपने हाथों से तुम अपना घर खराब कर रही हो। शो सिर्फ मैंने नहीं देखा, पूरे मुल्क ने देखा होगा। कितनी बातें करेंगे लोग सोशल वेबसाइट्स पर इस हवाले से। और तुम्हारे ससुराल वाले जो तुम्हें सराखों पर बिठाते हैं, क्या तुम्हारी इस हरकत से इन्हें अफसोस नहीं होगा? तुमने पूरी दुनिया के सामने इनके बेटे की इंसल्ट की है। हुरैन झिंझिलाई थी। माई गॉड, मैं सख्त थकी हुई हूँ। 2 घंटे 2 घंटे से इस वाहियात शो में बैठ बैठ कर मेरी कमर अकड़ गई। अब तुम लेक्चर देकर मजीद दिमाग खराब कर रही हो मेरा। इससे खमगी से बोली। तो फिर ना जाती इस वाहियात शो में। हुरैन को गुस्सा आ गया था। तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? इसलिए कि तुम्हारे फेवरेट स्टार की ऑन एयर शो में बेइज्जती हो गई। इसने मुस्कुराहट दबाई। कुछ देर पहले जो जरा सा अफसोस हुआ था वो अब खत्म हो गया था। हाँ, इसलिए भी, और सबसे बड़ी वजह यह है मेरी बहनों जैसी दोस्त अपने हाथों से अपना घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे शौहर, ऐसे ससुराल और ऐसे घर की तो लड़कियां तमन्ना करती हैं जो तुम्हें बिन मांगे मिल गया है। इनसे बिला वजह की दुश्मनी में तुम हद से गुजर गई हो। कदर करो लड़की, कदर। तुम मेरी दोस्त होकर मेरा साथ नहीं देती, इसकी तुम्हें बहुत फिक्र है। इसकी वजह से जितनी परेशानियां मैंने उठाई है ना, वो मैं जानती हूँ। आज पहली बार जरा सुकून पहुंचा है मुझे। शुक्र करके मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वरना दिल तो कर रहा था अगले पिछले सारे हिसाब बेबाक कर दूं। इसका लब वो लहजा खासा तीखा हो गया था। यार देखो, मैं जानती हूँ कि हुरैन ने कुछ कहना चाहा, मगर मैं उसकी बात काट कर बोली। तुम ये बकवास छोड़ो और ये बताओ, ये जो तुम इसकी इतनी वकालत कर रही हो, कहीं इसने तुमसे कांटेक्ट करके मेरी शिकायत तो नहीं की? इससे अचानक ख्याल आया। हाय नहीं यार, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि वो मुझसे कांटेक्ट करे। अच्छा, मैं फ़ोन रखने लगी हूँ, मेरी बेटी उठ गई है। मगर तुम प्लीज़ मेरी बातों पर नाराज़ ना होना, एक बार सोचना ज़रूर।
जब तुम ठंडे दिमाग से सोचोगी तब तुम समझोगी बिला वजह इनको नीचा दिखाने के लिए अपना इमेज खराब करोगी ससुराल वाले की नजरों में। इसने खुलूस से समझाना चाहा मगर वो बिगड़ गई बिला वजह। तुम कब से एक ही लफ्ज की गिरदान किए जा रही हो, मैंने कुछ भी बिला वजह नहीं किया, समझी। इसने गुस्से से कॉल काट कर मोबाइल ऑफ करके बेड पर उछाला। कितनी ही देर वो जरा में मुब्तला कमरे में इधर उधर चलती गई। एक ही सवाल बार बार इसके दिमाग में घूम रहा था, क्या इसने गलत किया। फिर थक कर इसी चेयर पर आ बैठी और हौले से आंखें मूंदे वो सोचो करो मोड़ने की कोशिश करने लगी, ध्यान बटाना चाह रही थी। बकिया सारी रात वो अजीब सी कैफियत में मुबतला रही थी। दिल अफसोस में मुबतला करता तो दिमाग तावीलें देकर कहता अफसोस ना करो, तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। सारी रात इसकी यूं नहीं बैठे बैठे गुजर गई। जब वो सारी रात रूम में नहीं आया था इसे निदामत सी महसूस हुई। फिर ये निदामत इस वक्त मजीद गहरी होकर शर्मिंदगी में बदल गई थी जब नाश्ते की टेबल पर फायजुल सिकंदर ने इससे कहा कि इसने रात को टीवी शो देखा था। दिखने में तो तुम बहुत कम को इतनी लगती हो, मगर वहाँ काफ़ी करारे जवाब दिए तुमने। बहुत अच्छा किया, आहिल की तो शक्ल देखने वाली थी। बेचारे के बस नहीं चला था कि तुम्हारे मुँह पर हाथ रख दे। उन्होंने तो बजाय हँसते हुए कहा मगर इसने ढेरों शर्मिंदगी पछतावे ने दामत और मिलाने आन गिरा। फिर जब बारी-बारी इसकी दोनों चट्टानियों ने हँस-हँस कर तबसरे किए तो वो ज़मीन में गिर गई। मुझे लगता है फातिमा का देवर जी से कोई झगड़ा हुआ था जिसका बदला इसने बेचारे से ऑन एयर शो में लिया। ये लेज़ा का कमेंट था। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, बेचारे देवर जी को कितनी सबकी उठानी पड़ी होगी, मगर मजाल है जो शक्ल से ज़ाहिर होने दिया हो। सारा टाइम मुस्कुरा मुस्कुरा कर बीवी की बिगड़ी बातें संभालने की कोशिश में लगा रहा। जैन की बीवी मारिया हंसते हुए कह रही थी, सोशल मीडिया पर देखा है तुमने, इंटरव्यूज के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात नहीं लगते। वो एक दूसरे के साथ इज़हार ख्याल कर रही थी। वो मरे मरे कदमों से अपने कमरे में आ गई। फिजा भाभी का फ़ोन आया तो उनके भी यही ख्यालात थे, सिवाय फारिस भाई के जिन्होंने इसे सिर्फ इतना कहा था, फातिमा तुम्हें ज़रूरत क्या थी किसी भी टीवी शो में जाने की। इसने घड़ी में टाइम देखा, दिन के 12:15 बज रहे थे। कल रात उसे घर के गेट पर उतारने के बाद वो जो गया तो वह फिर वापस नहीं आया। इससे याद आया वो इसे कोई सरप्राइज देने की बात कर रहा था, पता नहीं क्या सरप्राइज होगा। इसे घर ड्रॉप करके वो अपने क्लिफ्टन वाले फ्लैट पर चला आया था। इससे मोहब्बत होने के बावजूद इस वक्त उसका दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि वो इसे देखे, रूम में इसके साथ रहे। सर्द मौसम की तरह इसके दिल के एहसासात भी सर्द पड़ गए थे। इंसान पर कैसे कैसे हालात हालात आते हैं वो न चाहते हुए भी इनकी लपेट में उलझता चला जाता है। संभालने का मौका ही नहीं मिलता। इस वक्त वो शदीद गम की कैफियत में मुब्तला था। फातिमा अब्दुर्रहमान को शो में लेकर जाना इसकी जिंदगी की भयानक तरीन गलती थी। पहले शो के नाम पर भड़क उठना, फिर एकदम से हाँ कर देना। वो इस वक्त तो हैरानी और सरशारी की कैफियत में मुब्तला नहीं समझ सका, मगर अब इसे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि इसने शो में जाने के लिए हाँ क्यों की। ऑन एयर इसकी तस्लील करना ये बाकायदा तयशुदा प्लान था इसका। शो में इसके कहे गए तमाम तस्लील अमीज़ और तर्ज जुमलों की बात कर सारे रास्ते समातों में होती रही थी। वो इसकी मोहब्बत थी, इसकी बीवी थी, तभी वो कुछ नहीं कह पाया था इसे, वरना कोई गलती करने पर वो सरेआम फिल्मी हीरोइंस को भी पीट दिया करता था। आज से 5 साल पहले नताली माइकल नाम की एक क्रिश्चियन अदाकारा जो कि इसकी गर्लफ्रेंड भी इसने फिल्म के सेट पर छुरी से पीटा था। वजह ये थी जब चेंज करके नताली वैन से बाहर आई थी तो इसने सफ़ेद कलर का इतना महीन इतना बारीक ड्रेस पहना हुआ था जिससे इसके जिस्म का एक एक कदो खल वाज़ेह हो रहा था। आहिर खान का तो देखते ही खून खौल उठा था। फिर सेट पर मौजूद लोगों की परवाह किए बिना इसे पीट डाला था। फिल्म के डायरेक्टर ने बीच में मुदाखलत करके नताली को उसकी इताब से निजात दिलाई थी। नताली के साथ इसका अफेयर ज़्यादा अरसा नहीं चल सका था। कहा जाता है कि इन दोनों के ब्रेकअप की वजह यही बनी थी। सारी रात वो अपने फ्लैट की गैलरी में खड़ा बारिश से भीगता रहा था। तेज़ हवाओं की वजह से बारिश की फूंछाड़ ने इसे मुकम्मल भिगो दिया था। गरज चमक भी ऐसी तूफान और ज़ोरदार थी कि समातों पर असरअंदोज होती थी, मगर इस पर बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक, किसी चीज़ का असर नहीं हुआ था। वो बस आंखें मूंदे वहीं गैलरी में बैठा भीगता रहा था। आंखों के पर्दे पर एक ही छवि लहराती ही रही थी। दिमाग में मुतवातर इन्हीं बातों की तकरार होती रही थी। वो जो किसी के साथ कभी सीरियस नहीं हुआ, ना माज़ी में अपनी किसी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत की पज़िराई की, बस दोस्ती की, कुछ वक़्त गुज़ारा, टाइम पास किया, दिल भरते ही ब्रेकअप कर लिया। जितनी भी लड़कियाँ इसकी ज़िंदगी में आईं, चाहे इनका ताल्लुक शोबे से था या किसी और फ़ील्ड से, वो सब की सब इसके सीरियस ना होने की वजह से मजबूरन किसी और का हाथ थाम कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई। आज वो खुद इसी मोहब्बत के मकाम पर था, जिस मकाम पर दूसरों को देखकर मज़ाक उड़ाया करता था। वो बेहद से मगरूर लड़की इसे तड़पाने के लिए हर हरबा आज़मा रही थी। मोहब्बत के जवाब में इसे तहज़ीब और नफ़रत मिल रही थी, मगर कल रात मोहब्बत के हाथों ज़िल्लत भी उठाना पड़ी थी, वो भी सबके सामने। सारी रात इसके दिल से आहें निकलती रही थी। काश तुम ये नफ़रत की पट्टी अपनी आंखों से हटाकर एक बार मुझ पर यकीन कर लो, दुनिया जहाँ की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। वो बहुत देर यही सोचता रहा था। रात गुजर गई, सुबह हुई तो वो चेंज करके सीधा प्रोडक्शन हाउस चला आया, जहाँ अपने मैनेजर फुरकान को बड़ी बेसब्री से अपना इंतजार करते पाया। सर आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मोबाइल पर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, मैं आपके आने का वेट कर रहा था। फुरकान के लहजे में ही लग रहा था कोई बहुत ही खास बात है। कौन सी ज़रूरी बात है? मुबादल नख्वास्ता मुतवज्जा हुआ। सर वो कबीर कल से आपसे मिलने की बहुत जिद कर रहा है। कोई 10 चक्कर तो यहाँ के लगा चुका है। कहता है कोई बहुत ज़रूरी बात बतानी है साहब को। कौन कबीर? इसने बेतासुर लहजे में पूछा।
सर वही कबीर जो बहुत पहले आपका गार्ड हुआ करता था, फिर बाद में आपने इसे बैंक में सरकारी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाई थी, और फिर जैसे मैंने फातिमा की फादर की मर्डर को नाश्ता चुप हो गया। आहिल खान के पूरे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। फातिमा अब्दुर्रहमान खान को पाने की खुशी में वो ये बात तो फरामोश कर चुका था कि 1 साल कबल इसे किया हुआ गुनाह, और गुनाह भी ऐसा, अगर फातिमा अब्दुर्रहमान को पता चल जाता तो शायद वो मर कर भी इसके साथ रहने को रजामंद ना होती।